हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जो CAPF 2020 का नोटिफिकेशन आया है उसके। तो देखिए फाइनली यूपीएससी ने अभी जो अपना CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है उसका 2020 का डेट डिक्लेयर कर दिया है। कैलेंडर आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो कैलेंडर डाउनलोड करके देखिए कि 20 दिसंबर को होने वाला है CAPF का एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसके बारे में नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आई हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो देखिए अगर नोटिफिकेशन पे आया जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है 7 सितंबर। तो इससे पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि लास्ट तक वेट करना है, क्योंकि उस हिसाब से सेंटर अलॉटमेंट होता है। क्योंकि अगर आपके शहर की सेंटर सीट्स फुल हो जाएंगी तो फिर आपको दूसरे शहर में ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो 7 सितंबर लास्ट डेट है, इससे पहले ही स्टार्ट करना, भर देना, कोशिश करना कि शुरुआत में ही भर दी जाए। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो कौन सी आप डिपार्टमेंट में जा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है CRPF, फिर अपनी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है CISF। ठीक है, ये भी एक अच्छी खासी फोर्स है, आप इस सेक्टर में भी जा सकते हैं। ठीक है, ITBP है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर अपना SSB है यानी सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, ये ऐसी यहाँ पर आप कह सकते हो वेरियस डिपार्टमेंट से आप अपने चॉइस के हिसाब से उस हिसाब से प्रेफरेंस रख सकते हो। तो यहाँ BSF में बताया गया है कि अभी कितनी 78 वैकेंसी। यहाँ देखिए BSF का अगर हम देखें तो BSF में बताया जा रहा है 78 वैकेंसीज है, CRPF में 13 वैकेंसीज है, CISF में 69 वैकेंसीज है, ITBP में 27 वैकेंसी है, SSB में 22। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 209 वैकेंसी है, काफ़ी कम वैकेंसी है इस बार। पिछली बार 400 450 के आसपास वैकेंसी थी और इस बार सीधा 209 वैकेंसी कर दिया गया है। यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि सीटें काफ़ी कम है। आगे बात करें तो जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके शहर में आप कौन से शहर में रहते हैं, उस हिसाब से आप सेंटर देख सकते हैं। मोस्टली हर एक स्टेट के जो कैपिटल्स होते हैं वो तो यहाँ पर होते ही हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं वो भी होते हैं। तो आप उस हिसाब से देखकर अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सेंटर है वो अलॉट किस तरीके से किया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट की बेसिस पे किया जाएगा। क्योंकि जब आप अगर फॉर्म भर रहे हैं और वहाँ पर सीट खाली है तो वहाँ पर आपको सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने देरी की और अगर सीट फुल हो जाएगी वहाँ पर तो आपको दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है EWS के लिए। ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो भी कैंडिडेट इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 का सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना होगा। तो अगर आपने नहीं बनवाया और आप EWS से फॉर्म भरना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, ये काफ़ी ज़रूरी होगा, वरना आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। अब आगे अगर बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द लोग शायद वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, नेशनलिटी तो मोस्टली सब इंडियन ही देख रहे होंगे। और अगर बात की जाए तो बोथ मेल एंड फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 1 अगस्त 2020 है उस डेट तक यहाँ पर जो एज है वो कंसिडर की जाएगी। और बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2000। ठीक है, यहाँ पर रिलैक्सेशन भी है। अगर आप OBC SC ST या फिर आप सर्विस कैंडिडेट हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी को हैं, और यहाँ पर अपने जो रिलैक्सेशन है उस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, मोस्टली जो SC ST उनको 5 साल का दिया जाता है, OBC को 3 साल का दिया जाता है, और जो सर्विस कैंडिडेट हैं उनके भी अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो आप उनको रीड आउट कर सकते हैं यहाँ पर ईजिली। देखिए काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। और यहाँ पर एक डाउट ये आता है कि जो क्या फाइनल सेम है, जिनका फाइनल ईयर में जो है वो एग्ज़ाम दे के आए हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट मिला नहीं, क्या वो एलिजिबल हैं? तो हाँ, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये प्रोविजनली उनको कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि अगर उस डेट तक जब उनका इंटरव्यू होगा या डेफ वगैरह भरा जाएगा तब तक रिजल्ट वगैरह नहीं आएगी, तो उस हिसाब से कमीशन जो है डिसीजन लेंगे। ठीक है, ताकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तब तक आपका रिजल्ट हाथ में आ जाएगा तो आप बेशक बैठिए, वरना देने में क्या है, क्योंकि प्रोविजनली तो एक्सेप्ट किया ही जा रहा है। और यहाँ पर जो NCC से हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा जब वो फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेंगे। तो जब इंटरव्यू और जो फिजिकल होगा उसमें इनको काफ़ी, आप कह सकते हो, एक प्लस पॉइंट रहता है, एक सुपीरियरिटी से देखा जाता है। क्योंकि ये NCC से हैं तो इनको एक सपोर्ट रहता है कि हाँ ये डिसिप्लिन जो एक डिपार्टमेंट है उसमें सर्व करके आ चुके हैं। ठीक है, तो एक बेनिफिट देखने को मिलता है। और अगर बात करें फीस की तो जो SC ST है, फीमेल कैंडिडेट है, उनको फीस कुछ भी नहीं भरना है। और जो OBC और जनरल है और EWS है, ठीक है, तो उनको पूरी की पूरी फीस पे करनी है।
अब देखिए बात करते हैं जो पेपर है उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले एक रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, ठीक है। तो पेपर 1 क्या है, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जो 250 नंबर का होगा, ठीक है। और ये दोनों ही पेपर सेम डे पे होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिनों पे होगा। और जो पेपर 2 होगा वो जनरल स्टडीज होगा, एसे होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, ये 200 नंबर का होगा। तो जो सेकंड पेपर है वो 20 दिसंबर को होगा, जो पहला दोनों पेपर एक साथ ही होगा, तो 20 दिसंबर को 2 बजे से 5 बजे तक। और जो फर्स्ट पेपर होगा वो 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 10 बजे से 12 बजे तक। तो ये पेपर का पैटर्न है। और अगर आप जब फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हो तो सेकंड स्टेज में आपको क्या फिजिकली जो यहाँ पर टेस्ट है उसको भी तैयार करना होगा। तो फिजिकली यहाँ पर क्या मांगा गया है, तो फिजिकल एफिशिएंसी जो पीईटी टेस्ट है उसमें 100 मीटर रेस होनी चाहिए, जो मेल्स को 16 सेकंड में पूरी करनी है, फीमेल्स को 18 सेकंड में। और जो 800 मीटर रेस है वो मेल्स को 3 मिनट 45 सेकंड में और फीमेल्स को 4 मिनट 45 सेकंड में। जो लॉन्ग जंप है मेल को 3.5 मीटर करनी है और फीमेल्स को 3 मीटर करनी है, इसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। और जो शॉर्ट पुट है वो 7.5 किलो के लगभग आपको फेंकना है मेल्स को 4.5 मीटर को, ठीक है। और फीमेल्स के लिए ये वाली क्राइटेरिया नहीं है। फिर इसके बाद आएगा अगला राउंड जो है इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट आप कह सकते हो, ये होगा 150 नंबर का, ये होगा लास्ट स्टेज ऑफ दी होल एग्जाम। अब देखिए बात कर ले अगर हम सिलेबस की कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। तो पहले बात करते हैं पेपर 1 की, जो जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस है। तो इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा जिसमें मैथ्स होता है, काउंट और रीजनिंग होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, तो ये सारी चीज़ें कवर की जाती है इसमें। और जो सेकंड है साइंस की बात की जाए तो देखिए साइंस में पूछा जाएगा जो जनरल अवेयरनेस होता है साइंस का, ठीक है, डेली बेसिस पे जो डे टू डे साइंस होता है वो, जो साइंटिफिक टेम्पर को टेस्ट करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फेनोमेना ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऐसा 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा, जो बेसिक 10 तक की साइंस होती है वही पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो आईटी के फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट का साइंस है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आजकल हर एक एग्जाम्स में, तो करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन विल बी टेस्ट द कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन द ब्रॉड एरिया ऑफ कल्चर हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट है, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, गवर्नेंस है, सोसाइटी है, एंड द डेवलपमेंटल इशू, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, इंटरप्ले अमंग द नेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो करंट अफेयर में सब कुछ ही कवर करना पड़ेगा आपको। और 4th पॉइंट है इंडियन पॉलिटी एंड इकॉनमी। तो इंडियन पॉलिटी से काफ़ी सवाल बनते हैं और इकॉनमी से भी पूछे जाते हैं, अच्छा लगभग 10 सवाल इकॉनमी से भी पूछ लिए जाते हैं। तो इकॉनमी को जो काफ़ी लोग नेगलेक्ट करते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। तो कैंडिडेट का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम को समझता है कि नहीं भारत के, और जो इकॉनमिक सिस्टम है उसके बारे में। फिर बात करते हैं इतिहास की, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्टली जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। जो फ्रीडम मूवमेंट है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात की जाएगी। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाएगा, वेरियस एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब पेपर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल स्टडीज़, एसे, कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 सबसे इंपॉर्टेंट 80 मार्क्स, आप सपोज करिए 80 मार्क्स यहीं से मिल रहे हैं डायरेक्ट 200 में से, ठीक है। और जो पार्ट 2 होगा वो 120 नंबर का होगा। और इसमें क्या करना है, 4 ऐसे होते हैं, 4 ऐसे लिखने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें भी ऑप्शन होते हैं तो चूज करके लिखने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड अलॉन्ग नरेटिव फॉर्म आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। हो यहाँ पर देखिए आप दोनों ही लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, तो आप कंफर्टेबल रहिए यहाँ पर, आप अपने हिसाब से ऐसे चूज कर सकते हैं। इंडिकेटिव टॉपिक और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख सकते हो क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं, उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो। पार्ट 2 में देखा जाए तो यहाँ पर पैसे राइटिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है और बाकी इंपॉर्टेंट कुछ इंग्लिश के सवाल भी निकल आते हैं इसमें, टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। जो पार्ट 2 है उसमें सिर्फ इंग्लिश का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसे जाएगा, पैसे राइटिंग है, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। सिंपल ग्रामर है और अदर लैंग्वेज का टेस्टिंग है, ठीक है, थोड़ी बहुत और इंग्लिश के सवाल आते हैं इसमें। तो ये हो गया ओवरऑल क्या सिलेबस रहा है। अब देखिए किसी को अगर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ डाउट है तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में सारी चीज़ें बताई गई कि आई साइड क्या रहनी चाहिए और बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो आप डिटेल में इसको रीड कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक इशू के बारे में जानना है तो यहाँ पर आप पॉज करके या नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं कि क्या होना चाहिए। टैटू के बारे में भी बताया गया है, जो हाइट वेट है उसके बारे में भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो इसको पॉज करके देखा जा सकता है।
कि क्या पर्टिकुलर आपकी क्वेरी है, उस हिसाब से यहाँ पर आंसर देख लीजिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये सारी डिटेल हो गई CAPF के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसकी वीडियो ले आऊँ ताकि एक आइडिया मिले आपको किस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी। और जो पेपर 2 है उसके लिए भी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें, किस तरीके से ऐसे प्रेसे, रिपोर्ट राइटिंग और जो इंग्लिश के सवाल हैं उनको भी चीज़ों को डिटेल में कवर करने के लिए मैं सेपरेट वीडियोज़ लाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अभी किस तरीके से मैं आगे चीज़ें लेके आता हूँ। चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया।